लग जाओ अब, जल्दी जल्दी पूरा करना है ये। 2.5। देखो कभी भी अगर आपने परसेंटेज कंपैरिजन करना है, परसेंटेज में तुलना करनी है, तो एक सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा कि जो पूछा है ऊपर ले लो, जिससे कंपेयर किया है नीचे ले लो, और गुणा में कर दो 100%। कभी भी अगर प्रतिशत में आपने तुलना करनी है तो जो भी पूछा है ऊपर ले लो, जिससे कंपेयर किया है नीचे ले लो, और गुणा में कर दो 100%। कौन पूछा है? 0.5। किसका पूछा है? 20 का। गुणा में 100%, इससे ये कट जाएगा 5 पे, तो क्या आएगा? 2.5%। क्योंकि 5 × 5 25 बनेगा, एक के बाद डेसिमल लगाना है तो 2.5 हो गया, तो 2.5% बनेगा। किसी संख्या को 25% बढ़ाना है तो उस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा? देखो आपके पास ये परसेंटेज का साइन है, इसको कई बार हम लगाते हैं और कई बार लगा हुआ होता है और हम उसको हटाते हैं। लगता कैसे है? परसेंटेज का साइन अगर लगाना है तो 100 से गुणा करना है, और हटाना है तो 100 से भाग करना है। जैसे मैंने कहा कि 3/5 को परसेंटेज में बताओ, तो 3/5 को 100 से गुणा कर दोगे तो परसेंटेज लग जाएगा, तो कितना बनेगा? 60%। और मैंने कहा कि 25% का परसेंट हटाओ, तो परसेंट हटाओगे तो किससे भाग होगा? 100 से भाग होगा, और क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। देखो कई बार इतने पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो क्वेश्चन ने कहा कि राइट 7 एज परसेंटेज। सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि 7 को प्रतिशत के रूप में लिखें। आपका ए ऑप्शन है 7%, बी 70%, सी 700%, और डी 0.07%। क्या आएगा? डी आएगा। क्या यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। लगाना है ना, और लगाने के लिए 100 से क्या होता है? गुणा होती है, तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा 700% आएगा। भाई पहले नहीं लगा हुआ, लगाना है तो 100 से गुणा कर दो, पहले लगा हुआ है हटाना है तो 100 से भाग कर दो। ठीक है। जब भी आप परसेंटेज हटाते हो, देखो जब भी आप परसेंटेज का साइन हटाओगे तो वहां से फ्रैक्शन बनेगी। फिर उस फ्रैक्शन को आपने यूज कैसे करना है? जैसे मान लो मेरे पास 20% है, भाई अगर आप परसेंट हटाओगे तो 20/100 बनेगा, 1/5 बन गया। जैसे मेरे पास 30% है, फ्रैक्शन हटाओगे तो 30/100, 3/10 बनेगा। अगर मेरे पास 16 सही 2/3% है, इसको कैसे हटाओगे? इसके लिए पहले ऐसे करना होता है, देखो कि 3 × 16 48, और 2 50, 50/3% हो गया ना। अब परसेंट हटाओगे तो 100 से भाग हो जाएगा, तो ये काटने के बाद कितना आएगा? 1/6 आएगा। ठीक है। अब आपके पास ये जो फ्रैक्शन बन रही है, इनका आपने ऐसे जो फ्रैक्शन बनती है, इनका आपने यूज कैसे करना है? यहां से आप रेशो भी बना सकते हो, और यहां से आप और फ्रैक्शन भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लो एक मैं कहूं मैंने किसी नंबर को 20% कर दिया, भाई कोई नंबर था मेरे पास, मैंने उसको 20% कर दिया। एक मैं कहूं कि किसी नंबर को मैंने 20% बढ़ा दिया, एक मैं कहूं कि किसी नंबर को मैंने 20% घटा दिया। मतलब तीन तरह से आप चेंज कर सकते हैं कि कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया। तीन अलग अलग बातें हैं, तीन अलग अलग रेशो बनेंगे, और उसी रेशो से फ्रैक्शन भी बनेगी। देखो
20%, 20/100 कितना होगा? 1/5। इनिशियल तो आपको 5 ही लेना है, चाहे आप कर रहे हो, चाहे घटा रहे हो, चाहे बढ़ा रहे हो, जो नीचे आ रहा है ना वो लेना है। जैसे 30% में 3/10 आता है, तो नीचे कौन है? 10, तो स्टार्टिंग की वैल्यू कौन लोगे? 10 लोगे। अगर कर दिया तो ऊपर वाला आएगा आगे, बढ़ा दिया तो ऊपर वाला जुड़ के आएगा, घटा दिया तो ऊपर वाला घट के आएगा। ये बात समझ आई है? भाई तीन तरह से आपके पास रेशो बन रहे, एक तो कर दिया, एक बढ़ा दिया, एक घटा दिया। आप जो आपके पास परसेंटेज है उसको हटाओगे, फ्रैक्शन बनेगी। फ्रैक्शन में जो नीचे आ रहा है वो स्टार्टिंग की वैल्यू बनेगी तीनों के अंदर। अगर कर दिया तो आगे ऊपर वाला ही आएगा, बढ़ा दिया तो ऊपर वाला ऐड होके आएगा, और घटा दिया तो ऊपर वाला माइनस होके आएगा। जैसे आपके पास 30% है, 3/10 बना। अगर मैंने 30% किया तो 10 से 3, और अगर 30% बढ़ाया तो 10 से 13, 3% घटाया तो 10 से 7। इतनी बात समझ आ गई? अब इसी चीज को, ये जो मैंने रेशो लिखे हैं 5-1, 5-6, 5-4, इसी को अगर आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में रखना है, जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास कोई नंबर है उसका 20% निकाल दो, तो 20% निकालने का मतलब 5 से 1 करना। मतलब मैं नीचे से ऊपर की ओर लिखूंगा। जैसे मैं ये कहूं कि एक नंबर है, उसको मैंने 20% बढ़ा दिया, ठीक है, तो बताओ नया नंबर क्या बनेगा? या 20% बढ़ाने के लिए किससे गुणा करोगे? बात एक ही है, 20% बढ़ाने का मतलब 5 से 6 करना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 से 6। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल कम कर देगा। मैं रेशो वही लिख रहा हूं लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहा हूं, नीचे से ऊपर की ओर। ऐसे ही लिखा जाता है फ्रैक्शन को, ऐसे ही पढ़ा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। 5/6 का मतलब होता है 6 में से 5। अब मैंने किसी नंबर को 20% घटा दिया, तो 20% घटाने के लिए किससे गुणा करना है? 5 से, 4 से। अब मुझे बताओ यहां आपने क्या किया? 25% बढ़ा दिया। 25%, 25/100, 1/4 हो गया। तो 4 से कितना करोगे? 5 करोगे, बढ़ाओगे तो ऊपर वाला ऐड होगा। 4 से 5, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से 5 से। 500। आपके पास कोई भी नंबर है जो पैदा हुआ है, कोई भी नंबर जो पैदा हुआ है, छोटा बड़ा, डेसिमल नॉन डेसिमल कैसा भी हो, चाहे परसेंटेज में कितना होता है? परसेंटेज में 100% होता है, ठीक है। मेरे पास कोई नंबर था 80। 80 कितना परसेंट है? 100%। भाई परसेंटेज में तो हमेशा 100% होता है। मैंने 10 रुपए निकाल दिए, 70 रह गया। 70 कितने परसेंट है? खुद 70 100% है। 80 का पूछूंगा तो बात अलग होगी। मतलब हर नंबर, चाहे उसको घटा लो, चाहे बढ़ा लो, चाहे गुणा कर लो, चाहे भाग कर लो। अगर मेरे पास 5 है, उसको मैंने 5 जो है 100% है, उसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, 10 आ गया। 10 खुद में 100% है। 5 का पूछूंगा तो अलग आएगा, लेकिन खुद में कोई भी नंबर जो होता है वो 100% होता है। जोड़ घटा गुणा भाग करने के बाद भी वो 100% ही होता है खुद में। तो कोई भी नंबर खुद 100% होता है। अब ये क्या था? 85% था, उसमें आपने ऐड किया 75, और नंबर बन गया खुद। खुद का मतलब होता है 100%। भाई आपके पास एक नंबर पीछे 85% था, उसमें आपने जैसे ही 75 ऐड किया, नंबर खुद बन गया। खुद बनने का मतलब कंप्लीट होना, कंप्लीट होने का मतलब 100% होना, ठीक है। तो मुझे बताओ परसेंटेज में कितना ऐड किया? भाई 85 में 15 ऐड किया तभी तो 100 बना। आप परसेंटेज में ऐड कर रहे हो 15, वैल्यू में ऐड हो रहा है 75, तो 15% की वैल्यू 75 होगी तो 1% की कितनी होगी? 5 होगी। 1% की वैल्यू 5 होगी तो 100% की कितनी होगी? 500 होगी। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 500। बात समझ आई मैंने क्या किया? तीनों इधर आ जाओ। वहां से सही नहीं दिखेगा? यहाँ दिख तो कुछ रहा नहीं।
जल्दी बताओ। एक नंबर के 44% और 33% के बीच डिफरेंस 286 है। परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? 11%। भाई परसेंटेज में 11% का डिफरेंस है, नंबर में 286 का डिफरेंस है, तो नंबर का 11% ही 286 है। अब 11% अगर 286 है तो 1% क्या आएगा? 286/11 आएगा 1% की वैल्यू। ठीक है, एस को काटोगे तो 26 पे कट जाएगा ना, तो 1% की वैल्यू 26 बन रही है। आपसे क्या पूछा? उस संख्या का 54%। तो 26 का 54% कितना होगा? देखो यहां पे आपको इतना, मतलब थोड़ा सा मैंने यहां से ज्यादा एक्सटेंड किया है, यहां से आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। 11% की वैल्यू अगर 286 है तो एक की वैल्यू इतनी होगी। आपको कितने की चाहिए? 54 की, तो इंटू में 54 कर दो। अब एस को इससे काटोगे तो 26 बनेगा। अब 26 और 54 की आपने गुणा करनी है। ठीक है, अब गुणा करने से पहले देखो इकाई का अंक देखें तो 6 चौक 24, इकाई का अंक तो 4 बन रहा है, तो ऐसे तो आपके पास 3 बन गए। 15 14 13। देखो 26 और 50 की गुणा करोगे 1300 आएगा, फिर 26 और 4 की गुणा करोगे तो 100 के करीब और आ जाएगा, तो 1400 के करीब जा रहा है ना आंसर। तो 1400 यानी 1404 आपका उत्तर बनेगा। हालांकि गुणा का तुम्हारे ऊपर अभी इतना प्रेशर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी गुणा से जितना बच सकते हो बचा करो। 66% और 44% के बीच डिफरेंस कितने का है? 22% का, जबकि क्वेश्चन कितने का कह रहा है? 275 का। मतलब 22% की वैल्यू 275 है, तो एक की वैल्यू 275/22 होगी, और निकालनी किसकी है? 64 की निकालनी है। अब 2 से काटोगे तो ये 32 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 11 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 दूनी 50 और 750 800 आ गया ना, तो ये बनेगा आपके पास 800। देखो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि नंबर को n मान लें या x मान लें या 100 मान लें। जब भी ऐसी फीलिंग आ रही हो ना, तो तब ये देखा करो कि क्या नंबर को कोई नंबर मानना जा सकता है। भाई 100 क्यों मान ले? 100 मानने से अगर हमें आगे चल के दिक्कत आ गई तो। अगर आपने कभी नंबर मानना है तो क्वेश्चन में ये देख लो फ्रैक्शन कितनी है। आप क्वेश्चन के अंदर देखो, एक तो फ्रैक्शन है 5/4, एक है 4/5, और तो कोई नहीं है ना, मतलब कुल मिला के 2 फ्रैक्शन है। ठीक है, अब जब भी आपने नंबर मानना हो तो दोनों के नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो हर होते हैं, उनकी गुणा कर लो। अब गुणा करोगे तो 4 गुणा 5 20। तो मैंने मान लिया कि मेरा नंबर 20 था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने कहा था किसी नंबर को 5/4 से गुणा कर दो, लेकिन तुमने 4/5 से गुणा कर दिया, तो गलती हो गई। कितने परसेंट आपका आंसर गलत आ गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब हमारे पास क्या है, हमें सबसे पहले नंबर मानना पड़ेगा। भाई किसको गुणा करनी है, पहले तो आपको वो नंबर मानना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आपको नंबर मानना हो तो ऐसा नहीं है कि 100 मान लो या x ही मान लो। ठीक है, मानना क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ये देखो फ्रैक्शन कितनी है, जितनी भी फ्रैक्शन है सबके नीचे वाले नंबर्स की गुणा कर दो, बस इतना काम कर दो। तो ये 4 है और ये 5 है, तो 5 गुणा 4 20, तो मैंने नंबर 20 मान लिया। अब कायदे से अगर तुम सही करते तो 20 को 5/4 से गुणा करना था, और 20 को 5/4 से गुणा करते तो 25 बनता। लेकिन तुमने क्या कर दिया, 20 को 4/5 से गुणा कर दिया, और 4/5 से गुणा करने का मतलब 16 बना दिया। मतलब सही करते तो 25 आता, गलत किया तो 16 आ गया। कितने की गलती हो गई? 9 की गलती हो गई 25 पे। तो गुणा में 100% करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 36%। तो यहां पे तुम्हारी जो गलती है
वो 36% की है। देखो, परसेंटेज में नंबर को बढ़ाना घटाना आप दो तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर n है, मैं आपसे कहूं भाई इसको 20% बढ़ा दो, तो 20% बढ़ा दो, तो आप ये भी कह सकते हैं ये 5 से 6 कर दिया, लो बढ़ गया 20%, क्योंकि 20% 1/5 होता है, तो 5 से 6 ही आएगा। तो ऐसे भी आप बढ़ा सकते हो, 20% बढ़ गया, पहले जितना भी था ना 6/5 से गुणा कर दो, 20% आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये भी है कि ये नंबर जो था कितने परसेंट था, 100% था, कोई भी नंबर 100% होता है, इसको मैंने कहा 20% बढ़ा दो, तो इसका 120% निकाल दो, अपने आप 20% बढ़ जाएगा। भाई 20% जोड़ के गुणा कर दो 100 में, तो अपने आप ही उसका 120% हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है, आपके पास एक फ्रैक्शन थी, मान लीजिए पी बाई क्यू थी। जो ऊपर पी होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे जो है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि अंश को 50% बढ़ा दिया, 100% तो पहले ही था, 50 आपने बढ़ा दिया तो ये तो 150% हो गया फिर। और उसके बाद हर आपने 28% कम कर दिया, 100 था, 28 कम कर दिया तो कितना बचा, खुद का 72% बचा। और नई फ्रैक्शन आपके पास बन के आ गई, 25/36 बन गई। तो किसकी वैल्यू निकालने, पी बाई क्यू की। देखो इधर से कोई नंबर अगर नीचे से जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर से आएगा तो नीचे आएगा, क्रॉस पे नंबर चलता है। अब यहां से अगर मैं पी बाई क्यू की वैल्यू निकालूं, तो पी बाई क्यू जो आएगा वो 25/36 गुणा में 72%, और नीचे 150%। देखो परसेंट से परसेंट का साइन कट गया, 36 से काटोगे तो 2 पे, 25 से काटोगे तो 6 पे, 2 से काटोगे तो 3 पे, तो आपके पास बचेगा क्या, 1/3। तो आपकी एक्चुअल जो फ्रैक्शन थी वो क्या थी, वो 1/3 थी। पता चला मैंने क्या किया है। तो नंबर को आप दो तरह से बढ़ा सकते हो। मैंने कहा 20% बढ़ा दो, भाई 20% का रेशो होता है 5 से 6, क्योंकि 20% 1/5 होता है। मैंने कहा बढ़ा दो, तो 5 में 1 जोड़ के 5 से 6 का रेशो बनाओगे। उस रेशो को अगर फ्रैक्शन लिखना है तो 5 से 6 नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, तो n को 6/5 से गुणा कर दिया तो भी 20% बढ़ गया। या फिर n खुद कितने परसेंट है, 100%, 20% बढ़ाओगे तो 20 जोड़ दो, 120 हो गया, तो n का 120% अगर आप कर दोगे तो भी ये 20% बढ़ जाएगा। तो यहां क्वेश्चन ने कहा कि ये 50% बढ़ा दो, किसको, अंश को। पहले तो 100% है, 50 बढ़ाओगे तो खुद का 150 हो जाएगा। फिर हमने कहा कि हर को 28 घटा दो, पहले 100% है, 28 घटाओगे तो खुद का 72% रह जाएगा। और सामने जो आपको फ्रैक्शन दे रखी है 25/36 जो बन रही है, सामने उसको ले लो। तो यहां से पी वाई क्यू अगर निकालोगे तो 1/3 आएगा। तो एक्चुअली में फ्रैक्शन आपकी 1/3 थी। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो p बाई क्यू है। p को मैंने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, को खुद का 120% होगा। q को मैंने क्या किया, 20% घटा दिया तो खुद का 80% हो गया। और चेंज करने के बाद मेरे पास फ्रैक्शन कितनी होगी, 4/5 होगी। अब यहां से अगर मैं p बाई क्यू निकालूंगा, तो देखो 120 और इसको काटोगे तो 3 और 2 पे कट जाएगा ना, तो 2 उधर गुणा होगा तो 4 दूनी 8, 3 उधर गुणा होगा तो 3 5 15, तो ये आपके पास आएगा 8/15, 8/15। बात समझ आई है।
117। ए बी से 25% कम है। ए जो है वो बी से 25% कम है। अब इसका रेशो कैसे बनेगा ये बताओ। ए बी से 25% कम है तो इसका रेशो कैसे बनेगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखो ऐसे आ जाता है, इफ ए इज 20% मोर देन बी, then B is by what percent less than A। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहे कि ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेशो बनाना पड़ेगा। अब रेशो कैसे बनेगा, देखो ए और बी। पहली लाइन आपसे क्या कह रही है कि ए जो है 20% ज्यादा है किससे, बी से। 20% क्या होता है, 1/5। और 1/5 ज्यादा है तो 5 से 6 का अनुपात आएगा, लेकिन 5 कौन होगा और 6 कौन होगा। ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। नीचे की वैल्यू उसकी ली जाती है जिसके साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, 20% 1/5। पहले तो 5 बनेगा ये और बी में से कोई ना कोई कौन बनेगा जिसके साथ कंपेयर किया हुआ है। मतलब जिसको आप अगर मान लो 100 मानना है तो किसको मानोगे, 100। ए और बी में से अगर किसी को 100 मानना है, एक को 100 मान लो, दूसरा 20 ज्यादा 120 हो जाएगा। लेकिन 100 मानने की इसको ऐसा नहीं है कि पहले को 100 मान लो। अगर 100 भी मानना है तो ऐसे नंबर को मानना है जिसके साथ कंपेयर की हुई है। अब ये कैसे पता चले कंपेयर किसके साथ कर रखी है। कंपेयर के लिए आपके पास देखो हिंदी में होता है का और से। का और से जिसके लिए लगे होते हैं ना उससे कंपेयर होती है। इंग्लिश के अंदर आपका बाय लगा होता है, देन लगा होता है, टू लगा होता है, फ्रॉम लगा होता है। तो ऐसे वर्ड जिसके लिए लगे हैं उसके साथ कंपेयर हुआ है। ए इज 20% मोर देन बी। देन बी का मतलब है नीचे की वैल्यू बी की बनेगी क्योंकि कंपैरिजन बी के साथ हो रही है। तो 20% 1/5 तो 5 कौन बनेगा, बी बनेगा। 100 भी मानना है तो किसको मानोगे, बी को मानोगे जिसके साथ कंपेयर हो रहा है। 20% मोर, मोर है तो 5 से 6 आएगा, तो ये 5 आ गया तो ये 6 बन गया। तो इस तरह से आपने रेशो बनाना है। ठीक है, अब मेरे पास देन बी इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन ए। अब मेरे पास ये आ गया, रेशो तो ऊपर से बन गया। अब तो मुझे आंसर बताना है। आंसर बताने के लिए अब ये परसेंटेज कंपैरिजन का मामला बन गया। और परसेंटेज कंपैरिजन के लिए आपने ये देखना है पूछा कौन है वो ऊपर आएगा, किससे कंपेयर किया वो नीचे आएगा, गुणा में 100 आएगा। ठीक है, अब देखो देन बी इज वाई बाय व्हाट परसेंट देन ए, तो नीचे कौन आएगा, ए आएगा। जिससे भी कंपेयर हुआ है वो नीचे आएगा। यहां पे क्या पूछा, बी को नहीं पूछा, बी कितना कम है वो पूछा। 6 और 5 में कितना अंतर है, एक, तो एक कम है। अगर ये पूछा होता बी ए का कितने परसेंट है तो ऊपर हम बी लेते। भाई दो तरह से, एक तो ये कह सकता है बी कितना, एक कह सकता है बी कितना कम या बी कितना ज्यादा। तो कम पूछा तो ऊपर कम लेंगे, ज्यादा पूछा ज्यादा लेंगे, ए पूछा ए लेंगे, बी पूछा बी लेंगे। तो यहां पे तो क्या पूछा था कि आपका बाय व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ऊपर आएगा कम, नीचे आएगा ए, गुणा में आएगा 100। तो कम कितना है, कम का मतलब अंतर, ज्यादा का मतलब अंतर, तो अंतर 1 का है। देन ए का मतलब नीचे 6 आएगा और गुणा में 100%। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 16 सही 2/3%। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। अब यहां पे क्या है, ए बी से 25% कम है। 25% 1/4 होता है, तो 4 से कम होगा तो क्या आएगा, 4 से 3 का अनुपात आएगा। ठीक है, इसके बाद
बी और सी को कंपेयर कर रखा है, बी और सी को कंपेयर कर रखा है कि आपका जो बी है, सी की जगह 120 है, बी और 120 को कंपेयर कर रखा है कि आपका जो बी है 120 से 30% ज्यादा है। अब 30% ज्यादा का रेशो क्या बनेगा, 30% 3/10 होता है, तो ये 10 है, तो ये 13 है। ठीक है, देखो मेथड तो यहां पे कई लग सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा मेथड लगाऊं जो आगे भी आपके काम आए। तो मैंने क्या किया है, दोनों मेरे पास परसेंटेज ही, दोनों से रेशो बना लिया। अब इनको आप इकट्ठा कर लो, अब इनको इकट्ठा कर लो, ए बी सी को। ए और बी कितना है, 3 और 4। बी और सी कितना है, 13 और 10। देखो अलग अलग रेशो को इकट्ठा करने के लिए पहले लिखा जाता है, फिर खाली जगह भरी जाती है। यहां 13 है तो यहां 13 ही आएगा, और यहां 4 है तो यहां 4 ही आएगा। मतलब खाली जगह नंबर लेफ्ट में जाके राइट में जाके भरता है। अब गुणा कर लो, 13 × 3 39, 13 × 4 52, और 4 × 10 40। ये मैंने इसको सी कह दिया, 120 को यहां मैंने सी कह रखा है। ठीक है, मतलब कि अगर ये आपके पास 40 है तो ये कितना है, 39 है। अब इसकी तो वैल्यू है ना 117, 120, 40 की तो वैल्यू है 120 ये वाली। अब 40 की वैल्यू 120 लेंगे तो एक की वैल्यू तो 3 बन गई, एक की वैल्यू 3 लोगे तो 39 की वैल्यू कितनी होगी, 117। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 117 आएगा। समझ तो नहीं आया मैंने क्या बताया? हाँ, बी के नीचे बताता हूं। देखो पहली चीज तो, हर क्वेश्चन को करने के मेथड कई होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें ज्यादा शॉर्ट मेथड बताने की बजाय ऐसा मेथड बताऊं जो आगे चल के भी काम आता रहे। ठीक है, क्योंकि उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि सारी चीजें तुम रट पाओ। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, रेशो बना रहा हूं, ए और बी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 25% कम है, तो रेशो कैसे बनता है, रेशो बनाने के लिए 25% 1/4 होता है। जिसके साथ कंपेयर कर रखा है उसको तो वैल्यू 4 हो गई, और दूसरे वाला अगर ज्यादा है तो वो जुड़ के आएगा, और कम है तो घट के आएगा। 25% कम है तो 4 में से कम करोगे तो 3 ही तो आएगा। ये 3 और 4 का रेशो बन गया। उसके बाद जो बी है वो सी से 30% कम है, 30% 30/100 करोगे 3/10 आएगा। जिसके साथ कंपेयर कर रखा है वो तो 10 बन गया, और ऊपर वाला अगर ज्यादा है तो 3 जुड़ के आएगा, और 10 और 3 13 बनेगा। ठीक है, अब इनको इकट्ठा लिख लो, ए और बी का रेशो 3 से 4 है, इसको मैंने 120 को सी कह दिया, तो बी और सी का रेशो 13 से 10 है। अब जहां पे कभी भी आपको अलग अलग रेशो को इकट्ठा करना हो तो उनको लिख लो, 3 से 4 लिख लिया, 13 से 10 लिख लिया। अब यहां जगह खाली है तो 13 ही आएगा, यहां जगह खाली है तो 4 ही आएगा। अब बस गुणा कर दो। अब गुणा करने के बाद ये 39, 52 और 40 आ रहा है, मतलब ये अगर 40 है तो ये 39 है, जबकि ये तो 120 दे रखा है। अब 40 की वैल्यू 120 लोगे तो फिर 39 की वैल्यू 117 आ जाएगी, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहां पे तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो 117 बनेगा। ए प्लस बी का 20%, तो ए प्लस बी का 20% बराबर है ए माइनस बी का 30%। अब देखो फ्रैक्शन के अंदर आप ऐसे काट सकते हैं कि नीचे से नीचे का काट दो और ऊपर से ऊपर का काट दो, ऐसा फ्रैक्शन के अंदर काट सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, 2a प्लस में 2b बराबर में 3a माइनस में 3b। अब ये जो मेरा 2a है यहां जाके जब माइनस का होगा तो a बचेगा,
और ये 3 भी जब इधर आके प्लस का होगा तो 5 भी आएगा। तो a बाय बी अगर करोगे तो ये आएगा 5/1। इसका मतलब a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 1 है। वैल्यू तो निकल गई। अब हमसे क्या पूछा, b का, भाई नीचे तो b आएगा, कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो ऊपर a आएगा। देखो ना तो कम कह रखा ना ज्यादा कह रखा, ये पूछ रखा है a कितना है। तो b का, तो b से कंपेयर है, नीचे तो b आ गया। कौन पूछा, a पूछा, तो ऊपर a आ गया, गुणा में 100%। जो पूछा वो ऊपर ले लो, जिससे कंपेयर किया वो नीचे ले लो और गुणा 100 कर दो। बस एक सेंटेंस आपने याद रखना है। अब a की वैल्यू कितनी है 5, b की कितनी है 1, और गुणा में 100% करोगे तो कितना आएगा 500%। तो यहां पे ये आएगा 500%। बात पता चली मैंने क्या किया है। एक सिंपल सी बात, चाहे मेरे से आप 10 बार पूछ लो चाहे 50 बार पूछ लो, जो पूछा है नीचे लेना है, जिससे कंपेयर किया, जो पूछा है ऊपर लेना है, जिससे कंपेयर किया है नीचे लेना है। ये आपको बस बात याद रखनी है। लेकिन हैं, टारगेट बैच में मल्टी मेथड नहीं होते। ठीक है, सी एंड डी लगा दूं 5 मिनट और चले जाएंगे, 5 मिनट में 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे। अलग नहीं आएगा, इतनी गारंटी है। सी एन डी रूल क्या कहता है, तुम बिना वजह के ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहां पे ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, ऐसे ही आएगा। यहां से जब तू रेशो बनाएगा तो ऊपर आता है दोनों का जोड़, 3 और 2 कितना हो गया 5, और नीचे आता है डिफरेंस, तो वही तो बनेगा। कोई बात नहीं, छोड़ो, अगला क्वेश्चन करो तुम। मेथड पे ज्यादा अगर वैरायटी लोगे तो क्वेश्चन डाउन आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक ऐसा सफिशिएंट सा मेथड लेके चल रहा हूं जो कई आपके टॉपिक कवर कर दे, भले ही इनिशियली वो थोड़ा मुश्किल लगे। देखो, प्राइस और क्वांटिटी की गुणा से जो बनता है उसको कई बार हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, कई बार इनकम भी बोल देते हैं। जैसे मान लो 60 रुपए दर्जन के हिसाब से केले हैं, तुमने 5 दर्जन केले खरीदे, कितने रुपए लग गए 60 रुपए पर दर्जन केले हैं, तो 5 दर्जन केले कितने के हुए हैं 300 के। प्राइस तो 60 हो गया, क्वांटिटी 5 हो गई, 300 रुपए अगर तुम्हारे एंगल से देखोगे तो खर्च है, और दुकान वाले के एंगल से देखोगे तो इनकम है। तो प्राइस और क्वांटिटी की गुणा को कई बार इनकम भी बोल दिया जाता है और कई बार एक्सपेंडिचर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस जो है 25% कम हो गया। ये प्राइस जो है ये 25% कम हो गया, 25% कम होने का मतलब 4 से 3 लिख दूं, 25% 1/4 होता है, कम होगा तो 4 से 3 हो गया। और जो आपके पास मात्रा है वो 20% बढ़ गई, मांग 20% बढ़ गई, 20% 1/5 होता है, बढ़ गई तो 5 से 6। अब इनको आप गुणा कर लो तो ये कितना आएगा 20, और ये कितना आएगा 18, काटोगे तो कितना आएगा 10 और 9। इसका मतलब ये है कि पहले अगर आप 10 रुपए खर्च कर रहे थे तो दोनों चेंज के बाद आप कितने कर रहे हो 9 कर रहे हो। पहले 10 खर्च कर रहे थे अब 9 कर रहे हो, तो 1 रुपए की कमी होगी 10 पे, तो गुणा में 100 करोगे तो ये आपके पास आएगा 10%, और ये 10% आएगी कमी, तो ये 10% डिक्रीज बनेगा। देखो जब भी इस तरह से परसेंटेज आते हैं ना, बढ़ा दिया तो बढ़ा दो रेशो बना दो, घटा दिया तो घटा के रेशो बना दो। प्राइस अगर
वहां बाद में वीडियो देखो। कितना आएगा बताओ? प्राइस क्या हो गया? 10% कम हो गया। डिमांड या क्वांटिटी क्या हो गई? 20% बढ़ गई। बताना क्या है कि आपका जो खर्च है वो कितने परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। देखो 10% घटने का मतलब 10 से 9, 20% बढ़ने का मतलब 5 से 6, और कुल मिला के वैल्यू 50 से 54। पहले रेशो बना लो फिर गुणा कर लो। अब 50 से 54 का मतलब क्या है कि पहले अगर आपका खर्च 50 रुपए था तो दोनों परसेंटेज चेंज के बाद आपका खर्च 54 रुपए है। बढ़ गया घट गया? 50 से अगर 50 से 54 हो रहा है तो 4 तो बढ़ ही रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? 50 पे बढ़ रहा है। तो गुणा में 100% करोगे तो ये 8% आएगा। और 8% भी क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। एक संख्या को पहले आपने 25% बढ़ाया, पहले तो 25% बढ़ा दिया, उसके बाद आपने 10% घटा दिया, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट नंबर तो जो है वो 72 है। ये नंबर यहाँ आके तो 72 बन गया, स्टार्टिंग में कितना था? अब देखो, जब एक चेंज के बाद हम दूसरा चेंज करते हैं तो इसको सक्सेसिव चेंज बोलते हैं। जैसे मान लो कोई दुकानदार मुझे कह रहा है कि मैं आपको 30% और दो 20% की दो छूट दूंगा, 30% और 20% की दो छूट दूंगा, तो क्या मुझे 50% की छूट देगा? नहीं देगा। पहले 30% घटाएगा, घटी हुई वैल्यू का 20% घटाएगा। तो चेंज के बाद जब चेंज होता है उसको हम सक्सेसिव चेंज बोलते हैं। ठीक है। अब सक्सेसिव चेंज करने के लिए अगर ये चेंज आपके पास दो हैं, एक x% है और एक y% है, अगर दो हैं और यहाँ पे तुमने फॉर्मूला यूज करना है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बाय 100%। इतने परसेंट वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। किसी वैल्यू को पहले मैंने 25% बढ़ाया, फिर मैंने 10% घटाया, अब मैं सोच रहा हूं कि यहां से मेरी वैल्यू यहां पहुंच गई, तो कुल मिला करके कितने परसेंट का इसमें चेंज आ गया, मेरी वैल्यू कितने परसेंट बढ़ गई या कितने परसेंट घट गई। क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है बढ़ेगी या घटेगी। ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ेगी या हमेशा घटेगी। अब अगर कभी भी आपके पास इस तरह से चेंज के बाद चेंज आता है और दो ही चेंज है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के ये देख सकते हैं कुल मिला के कितने परसेंट का चेंज हुआ। क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि एक वैल्यू को पहले मैंने 10% बढ़ा दिया, बढ़ी हुई वैल्यू को मैंने 20% बढ़ा दिया, तो कुल मिला के मेरी वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज आया। इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट चेंज, समतुल्य। ठीक है। केवल मैं ये पूछ रहा हूं वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज आया। तो यहां पे अगर तुम चाहो तो x की जगह 10 और y की जगह 20 ले लो। x की जगह 10 और y की जगह 20 लोगे तो 10 और 20 30, तो यही हो गया। 10 गुणा 20 को अगर 100 से भाग करोगे दो वो आ जाएगा, तो 30 और 2 32%। तो आपकी वैल्यू कुल मिला के कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 32% बढ़ जाएगी। ये तो कहानी है फॉर्मूले की। अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी कहानी बता रहा हूं बिना फॉर्मूले की। जितने परसेंटेज है ना सबका रेशो बना लो। जैसे पहले मैंने वैल्यू को क्या किया? 25% बढ़ाया। 25% बढ़ाने का मतलब 4 से 5 कर दिया। फिर मैंने क्या किया? 10% घटाया। 10% घटाने का मतलब 10 से 9। दो मैंने चेंज किए थे, दोनों का मैंने रेशो ले लिया। अब इसके अगर गुणा करूंगा तो ये 40 हो गया और ये 45 हो गया। अब 40 और 45 आपस में कट रहे हैं ना 5 से। एक काम अगर आप कर लो तो कहानी और थोड़ी सी आसान हो जाएगी कि अगर कभी देखो एक लाइन तो मेरे पास ये बन रही है, एक तो मेरे पास ये रो बन रही है, एक ये बन रही है। अगर दोनों में आपस में कोई कटता है तो आप हमेशा काट सकते हो। तो इस 5 के साथ इसको काट लो तो 2 पे नहीं कट जाएगा।
अब जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये मेरे पास 9 हो जाएगा। अब ये 8 और 9 क्या आ गया, जब भी आप इस तरह से रेशो में गुणा करते हो ना, तो लास्ट में क्या आता है, पहले की वैल्यू और आखिरी की वैल्यू, मतलब दोनों चेंज से पहले अगर वैल्यू 8 थी तो दोनों चेंज से गुजरने के बाद 9 हो जाएगी, मतलब स्टार्टिंग में 8 थी तो लास्ट में 9 हो जाएगी। ये रेशो मेथड आपको पहले जहां से वैल्यू स्टार्ट हुई है और जहां जाके वैल्यू खत्म हुई है उन दोनों को अनुपात में बांध देता है। 8 से 9 का मतलब अगर यहां 8 मान लोगे ना, तो यहां सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में जाके 9 आएगा। तो स्टार्टिंग में 8 थी तो लास्ट में 9 हो गई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट में कितनी हुई है, 72। अब 9 की वैल्यू अगर 72 होगी तो फिर 8 की वैल्यू कितनी होगी, 64। तो मेरे पास ये जो नंबर था वो कितना था, 64 था। क्या पूछना है इसमें बताओ। बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, घटेगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया सलाह लगाओ ही मत, रेशो लगा दो, 3 चेंज हो, 4 हो, 5 हो, रेशो लगता रहेगा, कुछ याद नहीं करना इसमें। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये 2 पे लगेगा, 3 का अलग बनेगा, 4 का अलग बनेगा। और कुछ पूछना हो इसमें, नहीं पूछना। प्राइस जो है वो 25% कम हो गया, प्राइस 25% कम हो गया, मतलब 4 से 3 हो गया। और उसके बाद क्वांटिटी जो है ये x% बढ़ गई, और मेरे से पूछा क्या, आगे क्या कहा कि मेरे पास जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, ये 20% बढ़ गई। तो 20% बढ़ने का मतलब 5 से 6 हो गई। देखो, प्राइस 25% घटा, उससे इनकम 20% बढ़ी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज आया। आपको यहां पे रेशो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशो मिल जाएगा तो परसेंटेज भी कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन आपको यहां पे रेशो ढूंढना पड़ेगा। अब रेशो ढूंढने के लिए जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है 2:3 और इधर है 6:5, दो अनुपात लिखे हैं बस मैंने, इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया, तो 6 × 2 12 और 3 × 5 15, 3 से कट रहे हैं ना भाई, अनुपात अगर कट रहा हो तो हमेशा काटना होता है। अब आपके पास क्या है, दो अनुपात मैंने गुणा किए, उससे तीसरा अनुपात बन गया, यही तो किया है मैंने, दो अनुपात गुणा करके तीसरा बना दिया। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं इसको बीच में से गायब कर दूं, कितना था ये, 6 और 5, अब बताओ कैसे आएगा, 6 और 5 यहां पे आएगा, कैसे आएगा, इसको बोलते हैं मिसिंग रेशो, इसको बोलते हैं मिसिंग रेशो। अब मिसिंग रेशो आपने कभी भी निकालना हो भाई, आपने कुछ अनुपात की गुणा की, उससे एक नया अनुपात बन गया, जो बन गया वो तो दे दिया, लेकिन ऊपर जिसकी गुणा की उसमें से कोई एक गायब कर दिया। अब वो मिसिंग रेशो आप कैसे लेकर के आओगे, कई तरीके हैं, लेकिन आप एक ही लगाओ कि इस जो निकालना है ना उससे ऊपर जितने भी रेशो हैं पलट के गुणा कर दो। आपने जो अनुपात निकालना है उससे ऊपर फिलहाल एक ही है, हो सकता है दो होते उसके ऊपर, जो रेशो निकालना है उसके ऊपर कितने हैं उसको पलट के गुणा कर दो, ठीक है। अब पलट के जैसे ही गुणा करोगे तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, 3 × 2 6 और ये 5, तो आपके पास 6:5 आएगा, और 6 और 5 ही तो था वो। यहां पे क्या है, मुझे ये निकालना है, ये निकालना है ना, तो ऊपर जो भी है, इस लाइन के ऊपर जो भी है जो दे रखे हैं उनको पलट के गुणा कर दो, तो 4 से 3 दे रखा है, तो क्या कर दो, 3 से 4 कर दो। अब 3 से इसको काटोगे तो 2 पे कट गया, तो ये 5 और ये 8 आ गया। अब ये 5 और 8 क्या आ गया, ये आपका मिसिंग रेशो आ गया, ये 5 और 8 आपका मिसिंग रेशो आ गया। इसका मतलब क्वांटिटी 5 से 8 हुई है, 5 से 8 हुई है, तो बढ़ी है घटी है, बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 3, कितने पे, 5 पे। स्टार्टिंग की वैल्यू पे देखना होता है,
और गुणा में अगर 100% करोगे तो ये काटने के बाद आएगा 60%। तो आपकी जो क्वांटिटी है वो 60% बढ़ गई है। बताओ क्या पूछने की इच्छा हो रही है? हैं? प्राइस और क्वांटिटी की गुणा से इनकम बनती है। प्राइस में चेंज दे दिया, 25% घटाया तो 4 से 3 हो गया। क्वांटिटी निकालनी है, इनकम के अंदर 20% वृद्धि दे दी, 5 से 6 हो गया। अब बीच का रेशो अगर कभी भी निकालना हो तो ऊपर जो रेशो दे रखा है उसको नीचे वाले से पलट के गुणा कर दोगे, गुणा के बाद जो रेशो आएगा वो वही आएगा जो गायब है। ठीक है? जैसे ये 4 से 5 है, ऊपर 2 से 3 है, पलटेगा तो 3 से 2 बन गया। अब इसकी गुणा कर ले, इसकी गुणा करेगा तो 4 3 12 और 5 दूनी 10 आएगा। 12 और 10 को 2 से काटेगा तो 6 और 5 आएगा। तो ये 6 और 5 कौन सा रेशो है? ये रेशो है जो यहाँ पे गायब है, 6 और 5। इसी तरह यहां पे अगर मुझे इसका रेशो मिल गया तो मेरा उत्तर आ जाएगा, तो मुझे इसका रेशो ही तो निकालना है। भाई इसको इससे गुणा किया तब ये बना, ये निकालना है। अब ये निकालना है तो ऊपर जो है उसको पलट के गुणा कर दो, और जैसे ही पलट के गुणा करोगे तो ये 15 आएगा, ये 24 आएगा। 15 और 24 को काटोगे 3 से तो 5 और 8 आएगा। मतलब ये रेशो कितना बनेगा? 5 से 8। तो क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ है? क्वांटिटी 5 से 8 हुई है। 5 से 8 होने का मतलब 3 बढ़ गई। कितने पे? 5 पे। तो गुणा में 100 करेंगे तो 60% बढ़ेगी। एक आदमी ने कहा, दो लोग चर्चा कर रहे थे। एक आदमी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई है। तो दूसरे ने कहा क्या फर्क पड़ता है, कल भी 100 का डलवाते थे, आज भी 100 का डलवाएंगे। सही है बात? भाई पेट्रोल की कीमत बढ़े घटे हमें क्या फर्क पड़ता है, कल भी 100 का डलवाते थे, आज भी 100 का डलवाएंगे। पड़ेगा फर्क? क्या फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा। देखो, तीन चीजें हैं, प्राइस, क्वांटिटी और तब बनता है आपका एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस के अंदर x% का चेंज हो जाए, अगर प्राइस के अंदर x% का चेंज हो जाए, मतलब बढ़ जाए घट जाए, कुछ भी चेंज हो, 10% बढ़ गया, 20% घट गया, अगर वही सेम का सेम चेंज आपने एक्सपेंडिचर में कर दिया, जो प्राइस में चेंज होता है उतने ही परसेंट का, वैल्यू का नहीं कह रहा मैं, उतने ही परसेंट का चेंज अगर आपने एक्सपेंडिचर में कर दिया तो आपकी क्वांटिटी सेम रह जाएगी। मैं 100 रुपए लेकर के पेट्रोल पंप पे पहुंचा, पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि 20% रेट बढ़ गया। ठीक है? तो मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कहता है पहले आप 100 देते थे, अब 20% ज्यादा 120 दो। अगर प्राइस 20% बढ़ गया तो आप अपने खर्च को 20% बढ़ा दो, क्वांटिटी सेम रह जाएगी। और अगर आपने इन दोनों परसेंटेज को बराबर नहीं किया तो क्वांटिटी जो होगी वो चेंज फिर होगी ही होगी। ठीक है? लेकिन अब यहां मैं कह रहा हूं दोनों में बराबर चेंज होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहो कि हमने एक्सपेंडिचर में चेंज ही नहीं करना, भाई मैं तो कह रहा हूं जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतने परसेंट का एक्सपेंडिचर में चेंज कर दोगे तो क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये कहो कि हमने तो एक्सपेंडिचर में चेंज ही नहीं करना, जितना 100 का पहले डलवा रहे थे 100 का बाद में डलवाएंगे, तो उस केस के अंदर जो प्राइस और क्वांटिटी है ना, इनका आपका जो रिश्ता होगा वो उल्टा होगा। प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता जो होगा वो उल्टा होगा। मतलब प्राइस का उल्टा रेशो क्वांटिटी का बनेगा, क्वांटिटी का उल्टा रेशो प्राइस का बनेगा। कब बनेगा? जब आप खर्च को सेम का सेम रखोगे। अब यहां पे क्या था कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 45 से कितना हो गया, 50 हो गया। और आप क्या चाहते हैं कि आपका जो खर्च है वो केवल 5% बढ़ जाए। इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लेता हूं कि मान लो पेट्रोल का प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, तो मुझे बताओ क्वांटिटी कितने परसेंट घटानी पड़ेगी? अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे तो मुझे क्वांटिटी कितने परसेंट घटानी पड़ेगी? 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ?
4 से 5, और इसमें मैं चेंज करना ही नहीं चाहता। जब आप एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं करना चाहते, जब आप एक्सपेंडिचर को सेम रखना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर प्राइस का उल्टा क्वांटिटी बनता है और क्वांटिटी का उल्टा प्राइस बनता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही बनता है। जब आप खर्च को सेम रखोगे ना, तब उल्टा आएगा। अब प्राइस तो 4 से 5 हो गया, अगर खर्च को आपने उतने का उतना रखना है, तो फिर ये आपके पास क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। अब 5 से 4 होने का मतलब कितना कम होना, 1 कम होना, कितने पे, 5 पे, तो गुणा में 100 करोगे तो 20%। तो तब मेरा उत्तर यहां पे आएगा 20%। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमने एक्सपेंडिचर को चेंज ही नहीं करना, जितना है उतना ही रखना है, तो बताओ क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। इतनी बात समझ में आई है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस जो है वो 45 से बढ़ करके 50 हो गया। जो प्राइस था वो 45 से बढ़ करके 50 हो गया। अगर अनुपात करोगे तो 9 से बढ़ करके 10 हो गया। फिर आपके पास क्या है, खपत कितने परसेंट कम की जानी चाहिए, जबकि क्वांटिटी में कितने परसेंट की कमी आएगी, जबकि एक्सपेंडिचर को आपने 5% बढ़ाया है। 5% 1/20 होता है, 1/20 बढ़ाओगे तो रेशो क्या बनेगा, 20 से 21 का बनेगा। अब ये रेशो आएगा तो उत्तर भी आ जाएगा, लेकिन पहले तो ये रेशो निकालना पड़ेगा, और ये मिसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट है, तो ऊपर का रेशो क्या करना है, पलट के गुणा करना है। अब ऊपर जो मेरे पास रेशो है 9 से 10, उसको क्या कर दो, 10 से 9 कर दो। अब इनकी कर लो गुणा, और गुणा करने से पहले कोई कट रहा हो तो काट देते हैं, फिलहाल यहां कोई नहीं कट रहा, तो ये कितना आएगा 200, ये कितना आएगा 189। ये किसका रेशो आया, ये क्वांटिटी का रेशो आया। भाई जो मिसिंग है उसी का रेशो आया, मिसिंग कौन था, क्वांटिटी थी। तो क्वांटिटी आपकी 200 टू 189 हो गई, तो कितने की कमी हुई, 11 की कमी हुई। ये 11 की कमी कितने पे हुई, 200 पे हुई, तो गुणा में 100% करेंगे, तो ये 11/2 यानी कि 5.5। तो आपकी जो डिमांड है, जो आपकी कंजम्पशन है, जो क्वांटिटी है, वो 5.5% आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ आई है। ये जो मैं साथ में क्वेश्चन कवर करता हूं, इनको भी अपना साथ में लपेटते चलना, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। क्या हुआ, लिखना नहीं है, पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखना। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मतलब उतारना नहीं है, सिर्फ समझना है। ये उतारने के लिए मैं इनकी पीडीएफ दे दूंगा आपको। अब बताओ जल्दी से क्या आएगा। पहले तो आपने नंबर को 30% बढ़ा दिया, फिर 25% घटा दिया, फिर 25% बढ़ा दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कुल मिला के कितने परसेंट कम या ज्यादा हो जाएगा। तो पहले आपने 30% बढ़ा दिया, तो 30% बढ़ा दिया तो 10 से 13 कर दूं, सहमत हो इस बात से, 30% बढ़ा दिया 10 से 13, क्योंकि 30% 3/10 होता है, बढ़ाओगे तो 10 में 3 जोड़ के 10 से 13। फिर 25% घटा दिया तो 4 से 3 घटा दिया, फिर 25% बढ़ा दिया तो 4 से 5। अब इनकी गुणा करनी है। अब गुणा करने से पहले ये कट रहा है तो इसको काट लो, तो 4 4 16 गुणा 2 32, और ये 39। इसका मतलब ये है कि तीनों चेन से पहले अगर मेरी वैल्यू 32 थी, तो तीनों चेन से गुजरने के बाद कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। अब कोई वैल्यू 32 से अगर 39 हो जाएगी, कितनी बढ़ गई, 7 बढ़ गई 32 पे, और परसेंटेज कहता है 100 पे, बताओ। तो 4 से काटोगे तो 8, और 4 से काटोगे तो 25। तो 7/8 गुणा 25 कितना आएगा। देखो, थोड़ा सा मोटा सा अंदाजा मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं,
अगर कभी भी इस तरह से दो नंबर है भाई, 7 × 25/8 है, मुझे ये देखना है कि ये कितना बनेगा। 25 को 24+1 कह दूं, 25 को 24+1 कह दूं, पहले 24 कह दो, 25 की जगह 24 ले लो, बताओ कितना आएगा। 25 की जगह 24 ले लो, जैसे ही 25 की जगह 24 लोगे, 8 × 3 = 24, 3 पे कट गया, 3 × 7 = 21, इसीलिए 24 लिया था कि ये कटने वाला लेना है, ठीक है, तो 21 तो आ गया सीधा सीधा। अब ये 24 लिया था 25, अब एक और ले लो, इसकी जगह एक, 25 की जगह पे एक, 7/8 बनेगा। और कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में नीचे का नंबर बड़ा हो, ऊपर का नंबर छोटा हो, तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। तो पहले कितना आया था, 21, ठीक है, और थोड़ा सा ये आ जाएगा, एक से थोड़ा सा कम, तो 21 पॉइंट समथिंग जो होगा वो आपका आंसर बनेगा, तो 22 बनेगा। क्योंकि 1/8 जो होता है 12.5 होता है, 7/8 जो होता है 87.5 होता है, ठीक है। लेकिन इतनी तुम्हें कैलकुलेशन की ज्यादा वो नहीं है, इसको सीधा अपना गुणा करके कर लेना। 7 को 25 से गुणा करोगे तो 175 आएगा, और 175 को 8 से भाग करोगे तो लगभग 22 आएगा, ठीक है। हर साल 10% घट जाता है, 10% घटने का मतलब 10 से 9, साल कितनी है, 2, तो 2 बार घटेगा, 2 साल है तो हर साल 10% घटता है, 10% घटने का मतलब 10 से 9, साल कितने हैं, 2, तो 2 बार घटेगा, और 2 बार घटेगा तो ये कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, 81। इसका मतलब ये है कि आज अगर 100 रुपए की कोई चीज है ना, तो घटने के बाद 2 साल बाद कितने की रह जाएगी, 81 की रह जाएगी। अब 100 की चीज 2 साल बाद 81 की रह जाएगी। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि करंट में वो 35,000 की है। भाई अगर करंट में 100 की है तो 81 की रह जाएगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि करंट में 35,000 की है, 2 साल बाद कितने की रह जाएगी। तो 100 की वैल्यू 35,000 लोगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 350। और एक की वैल्यू आपके पास अगर 350 होगी तो ये आपके पास कितना बनेगा, 28,350। तो ये आपका उत्तर बनेगा। तो पहला हम जो काम कर रहे हैं कि आपको जो परसेंटेज दी होती थी उसको रेशो में कन्वर्ट करके पहली वैल्यू को और आखिरी वैल्यू का रेशो निकाल रहे हैं। अब यहां पे देखो मेंसुरेशन है, आपके पास मेंसुरेशन है। बड़ा सीधा सा सिंपल सा जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपके पास परसेंटेज के अंदर मेंसुरेशन आता है, अब मेंसुरेशन के अंदर जनरली आप 3 वर्ड लिखे देखते हैं। एक आपका है पेरीमीटर, परिमाप, एक आपका है एरिया, क्षेत्रफल, एक आपका है वॉल्यूम, आयतन। जनरली आप ये सब देखते होंगे, ये कैसे लिखे होते हैं। पेरीमीटर ऐसे लिखा होता है सेंटीमीटर, एरिया लिखा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम लिखा होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर का मतलब एक ही नंबर है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 नंबर गुणा हुए हैं, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 नंबर गुणा हुए हैं, ठीक है। जब एक ही नंबर आता है तो उसको 1D बोलते हैं, 2 की गुणा से आता है तो 2D बोलते हैं, 3 की गुणा से आता है तो 3D बोलते हैं। मतलब दो शब्द केवल याद रखने हैं कि एरिया 2D मतलब 2 नंबरों की गुणा से बनता है हमेशा, वॉल्यूम 3D मतलब 3 नंबरों की गुणा से बनता है, बस इतना याद रखना है। एरिया निकालना है तो 2 नंबर हमेशा गुणा करने पड़ेंगे, और वॉल्यूम निकालना है तो 3 नंबर हमेशा गुणा करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी वॉल्यूम आएगा। इनको अलावा, एरिया और वॉल्यूम के अलावा जितने भी नंबर बचेंगे सारे के सारे 1D होंगे। यहां पे केवल आपके पास ऐसा नहीं है कि पेरीमीटर ही आएगा, यहाँ पे साइड भी आएगी, यहाँ पे डायगोनल भी आएगा, यहाँ पे आपकी डायमीटर भी आएगा, रेडियस भी आएगा, सरकमफ्रेंस भी आएगा, मीडियन भी आएगा, एंगल बाइसेक्टर भी आएगा। बहुत सारे शब्द हैं जो पीछे छूट गए, लेकिन याद क्या रखना है कि एरिया पूछा तो 2
2D 2 नंबर की गुणा से बनेगा, वॉल्यूम पूछा तो 3D 3 नंबर की गुणा से बनेगा। इतनी बात याद रख लोगे। इनके अलावा अगर कोई भी पूछा तो वो 1D है, उसके लिए आपको केवल एक परसेंटेज चेंज चाहिए। अब जैसे मेरे पास यहां पे है, इसमें चेंज पूछा, एरिया में, अगर एरिया में चेंज पूछा तो 2 रेशो की गुणा से बनेगा। भाई 2 रेशो आपको चाहिए चाहिए, 2 गुणा करने हैं। एक तो दे दिया कि 15%, दोनों बढ़ाए है ना, 15% बढ़ा दिया। भाई 15%, 15/100 करोगे 3/20 आएगा, और बढ़ा रहे हो तो 20 से कितना हुआ, 23। फिर इसको आपने 20% बढ़ा दिया, 20% 1/5 होता है, बढ़ाओगे तो 5 से 6, और कुल मिलाकर के 100 से कितना हो गया, 138। इसका मतलब क्या है कि दोनों चेंज से पहले अगर एरिया 100 था ना, तो दोनों चेंज करने के बाद एरिया 138 आ गया। अब 100 से अगर 138 आ गया तो बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया, 38% बढ़ गया। तो ये 38% इंक्रीज हमारा आंसर आएगा। आपने बस केवल डायमेंशन देखना है, और जितने डायमेंशन होंगे उतने ही आपको रेशो बनाने हैं। ये कौन है, क्षेत्रफल, एरिया, और एरिया के लिए 2 आपको रेशो चाहिए। क्वेश्चन ने कितने दे रखे हैं, 10% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 10 से 11। एक दिया 2 चाहिए, क्या करोगे, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। एक दिया 2 चाहिए, तो उसी को दोबारा, 2 हो गए ना पूरे, जब तक 2 बनेंगे नहीं एरिया बनेगा नहीं, तो 2 तो चाहिए चाहिए। एक दिया है तो कॉपी पेस्ट मार लो। ये कितना हुआ 100, और ये कितना हो गया 121। 100 से 121 हुआ तो बढ़ गया ना 21, कितने पे, 100 पे, तो इसको बोलेंगे 21%। तो एरिया जो होगा वो 21% बढ़ जाएगा। जनसंख्या 10% बढ़ रही है, वर्तमान में 21,000 है, 3 साल बाद कितनी होगी। 10% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 10 से 11, साल कितने हैं, 3, तो 3 बार ले लो 10 से 11, तो कुल मिला करके 1,000 से कितना होगा, 1331। इसका मतलब ये है कि आज अगर जनसंख्या 1,000 है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आज 1000 नहीं है, आज कितनी है, 21,000, तो एक रेशो की वैल्यू 21 बन गई ना। अब एक रेशो की वैल्यू अगर 21 है तो आपके पास 1331 की कितनी बनेगी, 21 एक 21, 2 63 और 2 65, लास्ट में 51 आ रहा है ना, तो ए ऑप्शन आपका उत्तर आएगा। अंडों की कीमत अगर 25% कम हो जाती है तो 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो बताओ, ए प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है, मूल दर का मतलब पहले रेट कितना था, बढ़ने से पहले रेट कितना था। देखो, आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो, 162, आप 162 रुपए खर्च कर रहे हो ना। बढ़ने से पहले भी 162 खर्च करते थे, बढ़ने के बाद भी 162 खर्च कर रहे हो, मतलब आप खर्च में चेंज नहीं कर रहे। प्राइस में क्या चेंज हुआ है, 25% कम हो गया। 25% कम होने का मतलब 4 से 3 हो गया। मैंने क्या कहा था कि अगर खर्च में चेंज नहीं करोगे तो प्राइस का उल्टा चेंज क्वांटिटी में हो जाएगा। अगर प्राइस 4 से 3 हुआ है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। इसका मतलब पहले अगर आप 3 दर्जन खरीद रहे थे तो अब आप 4 दर्जन खरीद पा रहे हो। कितने दर्जन एक्स्ट्रा खरीदे,
1 दर्जन, जबकि क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप कितने दर्जन एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, आप 2 दर्जन एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 1 की वैल्यू 2 आ रही है, 1 की वैल्यू 2 आएगी तो 3 की वैल्यू 6 और 4 की वैल्यू 8। इसका मतलब पहले मैं 6 दर्जन खरीद रहा था, अब मैं 8 दर्जन खरीद रहा हूं तो 2 दर्जन एक्स्ट्रा मिल रही है। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि 2 दर्जन एक्स्ट्रा मिल रही है। पहले का अगर प्राइस पूछा तो 162 रुपए में कितनी दर्जन खरीद रहा था मैं, 6 दर्जन। अगर नया प्राइस पूछा तो 162 रुपए में कितने दर्जन खरीद रहा हूं, 8 दर्जन। तो ये पहले का रेट है, ये नया रेट है। ठीक है, तो पहले का रेट पूछा है तो कितना आएगा, 27। तो पहले प्रति दर्जन रेट जो था वो 27 था। इसी का एग्जाम्पल नहीं है, दूं? हैं, मान लो यहां पे 360 है, आप 360 रुपए खर्च कर रहे थे और कीमत जो है वो 20% कम हो गई, जिसकी वजह से आप 3 दर्जन अंडे अधिक खरीद पा रहे हैं। तो बताओ पहले रेट कितना था। कीमत 20% कम होने की वजह से 360 रुपए में 3 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो बताओ पहले रेट क्या था, 30 था, 24 था, पहले का बताना है, मूल उसी को बोलते हैं। देखो मैं कितने रुपए खर्च कर रहा हूं, 360, पहले भी 360 और रेट घटने के बाद भी 360। तो प्राइस में क्या चेंज हुआ है, प्राइस मेरा 20% कम हुआ है। 20% कम होने का मतलब 5 से 4 हुआ है। अगर मैं खर्च में चेंज ही नहीं कर रहा तो क्वांटिटी में इसका उल्टा चेंज आएगा। पहले अगर 4 दर्जन खरीद रहा था, अब 5 दर्जन खरीद रहा हूं तो 1 दर्जन एक्स्ट्रा मिली। जबकि यहां पे मुझे जो क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे मिल रही है 3 दर्जन एक्स्ट्रा। तो 1 की वैल्यू अगर 3 होगी तो 4 की वैल्यू 12 और 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी। मतलब पहले मैं 12 दर्जन खरीद रहा था, अब मैं 15 दर्जन खरीद रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, पहले का रेट। पहले मैं 360 रुपए में 12 दर्जन अंडे खरीद रहा था, तो 1 दर्जन का रेट कितना बन रहा था, 30। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो 30 बनेगा। उसी का एग्जाम्पल है ये भी, जल्दी से कर दो। 2800 रुपए हैं आपके पास, प्राइस में क्या चेंज हुआ है, 40% बढ़ गया। 40% बढ़ने का मतलब है 2/5। भाई 40%, 40/100 करोगे, 2/5, तो बढ़ने का मतलब 5 से 7। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 7 से 5 हो जाएगी। तो कितने की कमी हुई, 2 की। जबकि यहां क्वेश्चन कितने की कमी बता रहा है, 20 की। अब 2 की वैल्यू अगर 20 लोगे तो 1 की वैल्यू 10 होगी। 1 की वैल्यू अगर 10 होगी तो 7 की वैल्यू 70 और 5 की वैल्यू 50। तो पहले आप खरीद रहे थे 70 टेबल, अब आप खरीद रहे हो 50 टेबल, उतने ही रुपए में, मतलब कितने में, 2800 में। तो पहले अगर आप 2800 रुपए में 70 दर्जन खरीद रहे थे, 70 टेबल खरीद रहे थे, तो आपके पास 40, तो रेट जो बनेगा वो 40 का बनेगा। देखो अगर तो क्वेश्चन बात कर रहा हो टैक्स की, आपके पास क्या होता है, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। अगर क्वेश्चन बात कर रहा हो टैक्स की, तो आपकी जो इनकम होती है उसमें से सबसे पहला खर्च बनता है टैक्स, और बाद में जो बच जाती है वो बनती है नेट इनकम। मतलब आय, उसमें से दिया कर, जो बचा उसको बोलेंगे शुद्ध आय।
तो आय और शुद्ध आय ये दो अलग अलग नाम तब यूज किए जाते हैं जब टैक्स की बात हो रही हो। अगर टैक्स की बात ना हो रही हो तो दोनों को एक ही माना जाता है, वहां केवल इनकम वर्ड यूज किया जाता है। अब आपकी जो भी इनकम है उस पे आप टैक्स दे रहे हो, टैक्स देने के बाद जो बच रहा है उसको नेट इनकम बोल रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि इस टैक्स की रेट में ना चेंज आ जाता है, इस टैक्स की रेट में चेंज आ जाता है। मान लो टैक्स की रेट टैक्स परसेंट बढ़ गई, पहले टैक्स की रेट 5% थी, अब बढ़ के 6% हो गई, तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना। अगर इनकम उतनी की उतनी है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और जैसे ही आपको ज्यादा टैक्स दोगे तो आपके पास जो नेट इनकम है वो तो घट जाएगी। भाई फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए कमा रहे हो, 100 में से 5 टैक्स दे रहे हो, 95 रुपए जेब में डाल रहे हो। मैंने कहा इस बार टैक्स 5 नहीं देना 6 दो, तो जेब में डालने वाले 95 की बजाय 94 नहीं हो जाएंगे। तो अगर टैक्स की रेट में चेंज होगा तो वो सेम चेंज न्यूमेरिकल सेम, जैसे मान लो आपने 500 रुपए ज्यादा टैक्स दिया तो आपकी नेट इनकम क्या हो जाएगी, 500 कम हो जाएगी। अगर आपने 200 रुपए कम टैक्स दिया तो नेट इनकम क्या हो जाएगी, 200 बढ़ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल सेम चेंज होता है, परसेंटेज में सेम अलग अलग होता है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ने ये कहा इफ रेट ऑफ इनकम टैक्स is increased by 19% and net income is decreased by 1%. Find percentage change, find rate of income tax. भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर टैक्स की रेट को 19% बढ़ा दिया जाए तो आपकी नेट इनकम 1% घट जाती है। अगर टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए तो आपकी नेट इनकम 1% घट जाती है। तो ये बताओ टैक्स की रेट कितनी है। और रेट निकालने का तरीका क्या है कि आप कितने रुपए टैक्स दे रहे थे और नीचे आपकी टोटल इनकम कितनी थी और गुणा में 100%, इस तरह से टैक्स की रेट निकलती है। अब देखो मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा, एक बार प्रोसीजर से ही बता रहा हूं। भाई मेरे पास टैक्स में कितने का चेंज आया, 19% का, तो टैक्स तो 19% चेंज हो गया। नेट इनकम कितनी चेंज हुई, 1%, तो नेट इनकम 1% का चेंज हो गया। लेकिन न्यूमेरिकल चेंज तो देखो 500 500 200 200, नंबर में चेंज तो सेम आता है ना। परसेंटेज में अलग अलग चेंज आता है लेकिन परसेंटेज जो नंबर बनता है वो तो सेम आता है। तो टैक्स बढ़ा 19%, नेट इनकम घटी 1%, जबकि जो पैसा जो बनेगा वो सेम बनेगा, क्योंकि 1000 रुपए टैक्स ज्यादा दिया तो नेट इनकम 1000 रुपए ही घटेगी। इसलिए टैक्स का 19% और नेट इनकम का 1% बराबर है। यहां से अगर मैं टैक्स और नेट इनकम का रेशो निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/19। मतलब अगर मैं टैक्स 1 रुपया दे रहा हूं तो नेट इनकम कितनी है, 19। मुझे तो निकालना है रेट, और रेट निकालने के लिए कितना टैक्स दिया, तो टैक्स दिया 1 रुपया, इनकम कितनी थी, ये 19 है, ये क्या इनकम तो 20 आएगी, तो ये बना 20 और गुणा में जैसे आप 100% करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 5%। जनरली तो ऐसे करना होता है क्वेश्चन ये टैक्स की रेट का, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जब भी आपको टैक्स की रेट निकालनी हो तो एक सिंपल सा काम कर दो बस। ये मुझे दो दे रखे हैं, इन दोनों में से कम कौन है, एक, दोनों का जोड़ कितना है 20, बस कर दो 100 से गुणा। दोनों में से जो कम है ऊपर ले लो, जोड़ को नीचे ले लो, 100 से गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लो यहां पे तो है 23% और यहां पे 1%, यहां पे है 2%। अब बताना रेट कितने की है, 23 और 2, कम कौन है 2, जोड़ कितना है 25 और गुणा में 100 करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 8%। तो ये टैक्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टैक्स की रेट बताओ। ठीक है। अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, अब टैक्स से बाहर निकल के हम केवल इनकम की बात करते हैं।
मेरे पास जो इनकम होती है वो बराबर क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अगर आप जब घर से निकले आपकी जेब में 1,000 रुपए हैं, शाम को अगर 800 रह गए तो 200 खर्च कर दिए, 500 रह गए तो 500 खर्च कर दिए, और 200 रह गए तो 800 खर्च कर दिए। मतलब कि आपकी खर्च और बचत का जोड़ क्या होता है, आपकी आय के बराबर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अपनी आय का 75% खर्च करता है। इसका मतलब अगर आय 100 रुपए है तो खर्च 75 रुपए है, काटोगे तो 4 और 3। अगर आय 4 रुपए है तो खर्च 3 रुपए है, तो बचत 1 रुपया है। ठीक है। अब उसका क्या हुआ, आय 20% बढ़ गई, ये जो इनकम थी ये 20% बढ़ गई, और उसने क्या किया, खर्च को बढ़ा दिया 10%। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब इसमें भी मैं तुम्हें बड़ी सिंपल सी कहानी बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट में नहीं लेके जा रहा। 4 गुना 20 कितना हुआ, 80, 80% बढ़ गया इनकम। 3 गुना 10 कितना हुआ, 30% बढ़ गई एक्सपेंडिचर। भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दे तो सेविंग आ जाती है, तो 80 में से 30 घटाओगे तो ये नहीं आ जाएगा, और 80 में से 30 घटाओगे तो प्लस का 50 बचेगा। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे 80 और यहाँ पे 90 आ जाए, तो 80 में से 90 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है। प्लस का बचने का मतलब इंक्रीज निकलेगा, और माइनस बचने का मतलब डिक्रीज निकलेगा। अब देखो जैसे 30 था, 30 को 3 से भाग करोगे 10 आ जाएगा, तो ऐसे ही 50 को 1 से भाग करोगे 50 आ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ 1 है, फर्क नहीं पड़ा, 2 होता तो यहाँ 25 आता। ठीक है। तो यहाँ कितना आ रहा है, 50। तो आपकी जो सेविंग है वो 50% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। यहाँ मैंने वैल्यू नहीं निकाली, सीधी गुणा कर दी और आप कर सकते हो। भाई आप पहले तो वो कह रहा है कि 75% खर्च करता है, मतलब 100 रुपए हैं तो 75 खर्च करता है। 100 और 75 को काटोगे तो 4 और 3 आ गया, मतलब 4 रुपए कमाए 3 खर्चे तो 1 बचाएगा। ये बढ़ी 20%, ये बढ़ी 10%, इसमें चेंज बताना है। सीधी गुणा करो, 4 गुना 20 80%, 3 गुना 10 30%। 80 में से 30 घटा 50 बचा, 50 का चेंज आया कितने पे, 1 पे, तो यहाँ 50 ही आएगा। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 25 आता, तब उत्तर बनता आपका। तो इसलिए आपका उत्तर जो बनेगा वो 50% बनेगा। ये 50 प्लस का बचा था इसलिए इंक्रीज है, और माइनस का बच जाता तो डिक्रीज होता। अब जल्दी से करके बता दो, ऐसे ही करना है। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 8:5 है। ये अगर 8 रुपए कमाता है तो 5 रुपए खर्च करता है और 3 रुपए बचाता है। उसके बाद क्या हुआ, इनकम 25% बढ़ गई, ये जो इनकम थी ये तो 25% बढ़ गई, खर्च को बढ़ा दिया 28%, और आपसे पूछा बचत में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, तो ये तो बन गया 200, ये बन गया 140। अब 200 में से 140 घटाओगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और 60 भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब 60 को 3 से भाग करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 20, तो आपका उत्तर आएगा 20% इंक्रीज। उसकी जो बचत होगी वो 20% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये माइनस का हो जाएगा, 200 में से माइनस करेगी माइनस 140 को, तो वो आएगा 340। ठीक है। क्या हुआ, पता क्या होता है, तुम कहीं भी किसी भी यात्रा पे जाते हो, है ना, मान लो हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, आद में जाके थक गए तो लोग नारे लगाने लग जाते हैं ना, क्या बोलो रे भक्तो जय माता दी। तो जय माता दी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये नहीं देखना हम थक रहे हैं नहीं थक रहे हैं। बस यहाँ तो वो तो दौर है ही नहीं अभी।
कि हम ये देखें थके हुए हैं कि नहीं थके हुए हैं। अब तो बस जय माता दी करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कदम नहीं रुकने चाहिए। हाँ, देखो, एक पर्सन है कोई भानु नाम से, वो अपने मासिक वेतन का खर्च कैसे कैसे कर रहा है वो आपको बता रहा है। अब मेरी एक सिंपल सी बात समझ लो, कभी भी अगर एक ही नंबर के परसेंटेज हो तो उनको जोड़ करके सिंगल परसेंटेज माना जा सकता है। जैसे मान लो मेरे पास ये इनकम थी, इस इनकम का पहले तो 20% खर्च कर दिया, फिर इसका 10 कर दिया, फिर इसका 14 कर दिया, फिर इसका 18 कर दिया। सारे के सारे एक ही नंबर के तो हैं, तो इनका जोड़ करके बताओ। इन सब का चार ही थे ना ये, 20, 10, 14 और 18, 62 हो गया। तो कुल मिला करके 62% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 38% बचेगा। भाई टोटल 100% होता है, 62% खर्च ही कर दिया तो बचा कितना? 38%। तो इनकम का 38% बचेगा, और क्वेश्चन कह रहा है कितना बच गया? 1520 बच गया। अब इसको अगर 2 से काटोगे तो 19 आ जाएगा, 2 से काटोगे 50 आ जाएगा, 19 से काटोगे तो 80 पे कट जाएगा, तो उसकी जो इनकम आएगी वो 4000 आएगी। तो ये जो इनकम बनेगी उसकी, वो बनेगी 4000। अगर कभी भी एक ही नंबर के अलग अलग परसेंटेज दे रखे हो तो उन सबको जोड़ के एक सिंगल परसेंट माना जा सकता है। वैसे तो ये 4% थे, लेकिन थे किसके? एक ही नंबर के इनकम के, तो चारों को जोड़ लिया, चारों को जोड़ा तो कितना आ गया? 62%। मतलब 62% तो उड़ा दिए। 100% टोटल इनकम होती है, अगर उसने 100 रुपए कमाए तो 62 रुपए उड़ा दिए, तो 38 बचेंगे ना। तो कितने बचे? 38 बचे। मतलब 38% उसके पास शेष है, और क्वेश्चन कह रहा था कि उसके पास शेष है 1520 रुपए। तो अगर इनकम का 38% शेष है और बराबर है 1520, तो इनकम आएगी उसकी 4000 रुपए। अब कहानी थोड़ी सी बदल गई। आप जोड़ तब सकते हैं जब सारे के सारे परसेंटेज एक ही नंबर के हैं। क्या यहाँ एक नंबर के हैं? नहीं है ना, अलग अलग है ना। पहले 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, फिर शेष का 15% कपड़ों पे, फिर शेष का 25% किराए पे, फिर शेष का 20% ईंधन पे, और फिर 5355 रुपए बचा लेता है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है। पहले तो उसके पास थी इनकम, और लास्ट में जाते जाते उसने देखा रिमेनिंग। पहले तो स्टार्टिंग में तो थी इनकम, और लास्ट में जा करके रह गया रिमेनिंग। पहला खर्च उसने किया 30%। 30% 3/10 होता है ना। मतलब 10 रुपए थे तो 3 उड़ा दिए, तो बचे कितने? 10 में से 7। इनकम और रिमेनिंग का रेशो लेके चलना है। 15%, 15% करोगे 3/20 बनेगा, मतलब 20 पे 3 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 20 से 17। उसके बाद 25% 1/4 होता है, मतलब 4 पे 1 खर्च किया तो 4 से बचे कितने? 3। उसके बाद 20% 1/5, 5 पे 1 खर्च किया तो 5 से बचे कितने? 4। अब इनको जब हम गुणा कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा स्टार्टिंग में कितने थे, सारे खर्च करने के बाद लास्ट में कितने बच गए। ठीक है। ये क्वेश्चन सक्सेसिव चेंज की तरह किया है मैंने। जैसे हम स्टार्टिंग में सक्सेसिव चेंज कर रहे थे ना, चेंज आफ्टर चेंज, वही तो हो रहा है यहाँ पे। भाई इतना था, इतना खर्च कर दिया, फिर उसका इतना कर दिया, फिर उसका इतना कर दिया, तो ये सक्सेसिव चेंज है, और सक्सेसिव चेंज की तरह ही मैंने ये किया है। खर्च करने का मतलब घट जाना। तो पहले तो 30% घट गया, तो 10 में से 3 घटा तो 7 रह गया। फिर 15% घट गया, 15% 3/20 होता है, 20 से 3 घटा तो 20 से 17 रह गया। फिर 25% घट गया, और फिर 20% घट गया। सारे के सारे मैंने परसेंटेज घटाते चले। अब गुणा करने से पहले ये तो कट रहे हैं ना, तो इनको तो काट लो। अब आपके पास इनकम कितनी बनी, और तो कोई नहीं कट रहा ना, तो कितना बन गया? 1000। और आपके पास रिमेनिंग कितने बचे? 3 × 7 21 × 17, इसको ऐसे ही रख लो।
7 × 13 × 3। 1,000 रुपये इनकम है तो इतने रुपए बचेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि लास्ट में जो बचे हैं वो 5,355 है। ये 5,355 इसी की तो वैल्यू है, तभी तो एक रेशो की वैल्यू आएगी भाई। इससे भाग करोगे तभी तो एक रेशो की वैल्यू बनेगी। अब इसको काट लो, जो जो पहले आसान लगता है उससे काटते रहो। 3 से काटोगे तो 3 × 1 = 3, बचा 2 = 23, 3 × 7 = 21, 25, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। 3 से काट लिया। अब 7 से काट लो, 7 से काटोगे 7 × 2 = 14, बचा कितना 38, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। अब 17 से काट लो, 17 × 1 = 17, 17 × 5 = 85। तो एक रेशो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 आएगी। एक रेशो की वैल्यू 15 आएगी तो 1000 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 15,000। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो इनकम जो बनेगी वो 15,000 बनेगी। ठीक है। तो जर्नली दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर सारा का सारा खर्च इनकम का होता है, वहां तो जोड़ के एक मान सकते हो आप, जैसे हमने यहाँ पे माना था। दूसरा आता है कि खर्च लगातार बचे हुए का कर रहा है। अगर बचे हुए का कर रहा है तो वो सक्सेसिव चेंज है फिर। और जैसे हम सक्सेसिव चेंज में कहते थे कि आप रेशो बना लो, ठीक है, और रेशो जब बनाते हो तो खर्च का मतलब होता है घट जाना। ठीक है, जैसे प्रॉफिट का मतलब बढ़ जाना होता है, लॉस का मतलब घट जाना होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर का मतलब भी घट जाना होता है। है हौसला।